नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज 21 फरवरी को आप सभी का विज्ञान का एग्जाम था और मेरे सामने सेट सी का क्वेश्चन है, द्वितीय पाली का। इस वीडियो में मैं आप सभी को द्वितीय पाली के सेट सी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 1 से लेकर 80 तक के आंसर बताने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना मिला लीजिएगा कि कितना सही हुआ और एक बार कमेंट करके हमें भी बता दीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि मिश्र धातु जिसमें 90% Cu तथा 10% Sn है उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम हो जाएगा कांसा। 1 का डी आपका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो ये आपका हो जाएगा हीरा, यानी कि 2 का सी आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र आपका हो जाएगा C2H5OH, यानी कि 3 का बी आपका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का अणुसूत्र आपका क्या हो जाएगा? ये C6H6 इनका सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है? तो ये हो जाएगा आपका C2H5OH और CH3OH3। 5 का भी सी आपका सही आंसर होगा। छठा प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। 6 का ए आपका सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। तो ओजोन का आणविक सूत्र आपका हो जाएगा O3। 12 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 BaCl2 देता है BaSO4 2NaCl किस प्रकार की है? तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। 12 का भी आपका सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ये भी प्रश्न इनका भी सही था। 14 नंबर कहाँ, 11 पे फिर से आ गया। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2:1। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। 15 का सी आपका सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में आपका किण्वन अभिक्रिया होता है। 17 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इस तत्व की परमाणु संख्या हो जाएगा सी, यानी कि 17। 17 का 17 आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, सबसे आसान है? तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि एम से। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि Ca। 20 नंबर प्रश्न है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम ये आपका जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। इससे पहले पहला पाली में जो प्रश्न पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन है, तो उसमें एक में दे दिया था कोयला पेट्रोलियम और सी नंबर में था दोनों, ए और बी दोनों, और डी में था कि इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे बस उल्टा पूछ लिया, मानो कि सेम क्वेश्चन ही था। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? ये हो जाएगा बढ़ती मानव जनसंख्या से। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो ये हो जाएगा आपका किसका उपयोग होता है? तो 22 का सी, यानी कि पवन का, पवन ऊर्जा के नाम से भी आप जानते होंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि दंत रक्षण का कारण होता है। तो दंत रक्षण का कारण ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, उसके दंत क्षरण है, रक्षण नहीं क्षरण, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, ये सभी कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि ऑक्सीजन। 25 नंबर प्रश्न है जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है या प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब होता है? तो ये आपका हो जाएगा अनंत पर। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है, यानी कि उल्टा प्रतीत होता है। अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब जो हो जाएगा आपका
वास्तविक और उल्टा होता है, 27 का ए आपका सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो ये हो जाएगा आपका फोकस पर और वास्तविक उल्टा होता है। 29 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है, तो उत्पन्न आवर्धन का मान हो जाएगा आपका सी यानी कि बराबर का 1। 30 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण। 31 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तनांक की इकाई है, तो अपवर्तनांक की इकाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोई नहीं है, कोई इकाई नहीं होता है। 32 नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की गति होती है, तो वायु में प्रकाश की गति 3 × 8 पर पावर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 33 नंबर प्रश्न था कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो ये आपका इसमें नहीं है। 33 का बी यानी कि मेनार्च कहलाता है। 33 का बी आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, गर्भाशय में। 34 का सी, ये बहुत सारे बच्चे सही करके आएंगे। 35 नंबर प्रश्न है कि जीवद्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जीवद्रव्य शब्द जो है वह पुरकिंजे ने दिया था। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती, तो लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होगी, एक एक्स और एक वाई होता है, ये सभी को पता होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई। यही मादा में पूछता है या फिर नाड़ी में, तो ये हो जाता है एक्स एक्स यानी कि 37 का बी आपका सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा अपघटक कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल किसके थ्रू आता है, तो ये हो जाएगा आपका कुआं। 39 का बी आपका सही आंसर। 40 नंबर प्रश्न है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन अब निर्मित भी होता है। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, तो मुख गुहा में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। 42 का डी, ये इनका गलत हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों की गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो ये हो जाएगा भीतरी। 43 का ये आपका सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो कोशिका द्रव में। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, ये प्रश्न आपको प्रथम पाली में भी पूछा गया था, तो ये हो जाएगा गिल्स। 45 का डी सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय घिरा हुआ है किससे, तो पेरिकार्डियम से। किससे, पेरिकार्डियम से। 47 नंबर प्रश्न है कि प्लाज्मा का रंग होता है, तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, ये तो बहुत सारे बच्चे सही करके आएंगे। प्लाज्मा का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। 47 का सी आपका सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है, तो पौधों में जल संवाहक उत्तक आपका हो जाएगा जल। ये भी प्रश्न आपको प्रथम पाली में पूछा गया था। अगला प्रश्न है ओम के नियम का गणितीय निरूपण क्या होता है, तो ये आप जानते होंगे कि V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। तो इसी से आप रिलेटेड देखेंगे, तो ये I यहाँ पे रहेगा, तो I बराबर हो जाएगा V बट्टा के R, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर। 50 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये भी प्रश्न आपको प्रथम पाली में पूछा गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एनोड पे। 50 का ए सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। 52 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ये कैसा बना होता है, तो ये हो जाएगा जिस्ता का बना होता है। 53 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कैसा होता है, तो ये हो जाएगा आवर्ती रूप से उलट जाती है। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
सुरक्षा युक्ति है? ये भी प्रश्न आप सभी का किसमें पूछा, प्रथम पाली में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग थे। तो इसका हो जाएगा MBCC। उसमें अभी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है, और इससे पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति नहीं है। ठीक है। 55 नंबर सवाल है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह की जाती है वह कैसा है? तो वो 220 वोल्ट होता है। 55 का सी आपका सही आंसर होगा। लेकिन उस वहां पे प्रथम पाली में क्या पूछा गया था? तो HZ में पूछा गया था, तो 50 HZ था। ठीक है, लगभग प्रश्न सेम ही पूछा गया था, बस समझो कि थोड़ा थोड़ा अल्टरनेट कर दिया गया। यहाँ पे वोल्टेज में पूछ लिया था, वहां HZ में पूछा गया था। 56 नंबर प्रश्न है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। 57 नंबर प्रश्न है कि रेजिन निम्नलिखित किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? और प्रथम पाली में क्या पूछा गया था कि पौधे का उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन सा है? तो एक तो रेजिन था, दूसरा था गोंद, और तीसरा था टैनिन। तो और 4 नंबर ऑप्शन था कि इनमें से सभी, तो डी हो जाता, इनमें से सभी हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 57 का ए, यानी कि चीड़ के पौधे का। 58 नंबर प्रश्न है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली द्वारा जाता है? तो किस नली द्वारा जाता है? तो ये हो जाएगा मूत्रवाहिनी द्वारा। 59 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट द्वारा। 60 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस पौधों में निम्नलिखित में कौन अंगुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो ये भी प्रश्न आपके प्रथम पाली में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा जड़ें, उसमें तना और जड़ें दोनों था, तो ये हो जाएगा, इसमें सिर्फ जड़ें है, तो 60 का ए आपका सही आंसर होगा। आज तो बहुत सारा प्रश्न जो है प्रथम पाली से मिला हुआ है। 61 नंबर प्रश्न है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका एब्सिसिक अम्ल। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? तो ये हो जाएगा सेरिबरम। 62 का बी आपका सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो ये होगा आपका वृद्धि हार्मोन। 63 का ए। 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन विधि द्वारा अलैंगिक जनन विधि है, अलैंगिक जनन का विधि कौन कौन सा है? तो ये आपका 64 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, विखंडन भी, ये सभी जो है अलैंगिक जनन का विधि है। 65 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। 65 का ये सही आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन लवण है? तो निम्नांकित में से कौन लवण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा HCl। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि CaCO3। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा SO2 के कारण। 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CH3COOH। 70 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु कौन सा है? तो ये भी बहुत आसान सवाल था, ये हो जाएगा C 70 का। 71 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सी, गैल्वेनाइजेशन। 72 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि कैल्शियम। के से क्या होता है? पोटासियम। 73 नंबर प्रश्न है कि पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? तो दिखाई देने का कारण, ये तो इनका गलत ही होगा, 73 का सी तो नहीं होगा, बी होगा अपवर्तन। 74 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका 74 का बी, यानी कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये तो आप एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ था, फिर भी गलती कर दी। 75 नंबर सवाल है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अत्यधिक होता है या फिर अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका बैगनी का।
76 नंबर सवाल है कि आंख का रंगीन भाग होता है, तो आंख का रंगीन भाग जो है वो आइरिस कहलाता है। 77 नंबर सवाल, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु क्या कहलाता है? निकट बिंदु का दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 77 का डी आपका सही आंसर है। बस 3 क्वेश्चन और। 78 नंबर प्रश्न है कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है वह क्या है? तो वह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु नहीं दिखता है तो इसका मतलब उसका उल्टा कि निकट दृष्टि दोष है। 79 नंबर सवाल है 79, निकट दृष्टि दोष सुधारा जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष आपको अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। 80 नंबर सवाल है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा वाट। ये दोनों प्रश्न इनका सही था। तो मैंने आप सभी को इस छोटे से वीडियो में 1 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताया, और आप भी मिला लिए होंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, और एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप तो मैट्रिक पास करके आप अपने छोटे भाई को भी सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए फ्री में। मैथ, साइंस और जो भी आपके सब्जेक्ट है पूरी की पूरी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं इस साल सभी बच्चों को, बिहार के सभी बच्चों को फ्री में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाने वाला, वो भी धुरंधर तरीके से। यहाँ से यदि बच्चा पढ़ेगा तो जरूर अच्छा नंबर लाएगा। तो अपने छोटे भाई बहन को भी सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट